हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट को समझेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 64 और 65 को समझेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है। जैसे हमने सेक्शन 61 को समझा था, उसके अंदर हमने ये समझा था कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके कंटेंट्स को हम प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेक्शन 64 के ऊपर आते हैं, जैसे हमने 62 63 के अंदर ये समझा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, तो जब हम सेक्शन 64 के ऊपर आते हैं तो सेक्शन 64 स्पेसिफिकली ये बात बोल देता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें प्राइमरी एविडेंसेस की जरूरत है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए हमें प्राइमरी एविडेंस की जरूरत है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह पे, मतलब प्राइमरी एविडेंस की जगह पे कब सेकेंडरी एविडेंस यूज हो सकते हैं, वो हमें सेक्शन 65 के अंदर कंडीशंस दी गई हैं। उन कंडीशंस को पूरा करना है तभी हम सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उसके प्राइमरी एविडेंस लेके आने होंगे। सेक्शन 64 क्या बोलता है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव, कि डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूव करना है, मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पे ये जरूरी है, वर्ड का यूज हुआ है मस्ट बी, यहाँ पे शुड भी नहीं हुआ। तो मतलब कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूफ करना है, प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूफ करना है, एक्सेप्ट इन केस हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड। सिर्फ उन चीजों को छोड़ के, जो चीजें यहाँ पे अभी जो केसेस बताए गए हैं आगे जो सेक्शन 65 के अंदर, उनको छोड़ के बाकी आपको हर एक केस के अंदर प्राइमरी एविडेंस से ही किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अगर जैसे सेक्शन 64 है, यहाँ पे अगर कोई जो पार्टी है वो किसी डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं करती, वो नहीं बोलती कि ये इनएडमिसिबल है, तो बाद में जब अपील में जाते तो अपील में जाके वो ये बात नहीं बोल सकती कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनएडमिसिबल था क्योंकि इसका ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट जो होता है वो इनएडमिसिबल कहलाता है जब तक हम उसके ऑथर को एग्जामिन नहीं कर लेते। मतलब जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया, जिसने वो डॉक्यूमेंट किया, उसको जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हम उसको इनएडमिसिबल मानते हैं। मतलब कि एक तरीके से उस व्यक्ति की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इनएडमिसिबल है और उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन अराइज नहीं करते तो इसलिए वो एडमिसिबल हो जाएगा, ऐसी चीज भी नहीं होगी। ये कौन से केस के अंदर बोला गया था? मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ये बात बोली गई। तो सेक्शन 64 के अंदर हमें इतनी सी बात बताई गई। मतलब बेसिकली हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें प्राइमरी एविडेंस लेके आना है, और जो एक्सेप्शन दी गई सेक्शन 65 के अंदर, इसके अंदर हम सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। इतनी बात बोली गई। उसके बाद हम सेक्शन 65 के ऊपर आते हैं। तो सेक्शन 65 क्या बोलता है? केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग एज डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, कि कौन से केसेस के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। तो सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट। तीन चीजें यहाँ पे, तीन वर्ड यूज कर, ये जो है याद रखने हैं इस सेक्शन के अंदर। कंडीशन, एग्जिस्टेंट एंड कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसके अंदर हम जो है सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं इन केसेस के अंदर। किसी डॉक्यूमेंट की किस चीज को प्रूव करने के लिए? कंडीशन को, कंटेंट्स को और एग्जिस्टेंस को। इसके लिए हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कब कब दे सकते हैं? तो इन कंडीशंस को करना जरूरी है। अभी जो कंडीशन वाली बात है, ये जो इनके अंदर दी गई है, ये बात एक केस था आनंद बेहरा लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी AIR 1946। इस केस के अंदर बोला गया कि ये कंडीशंस होना जरूरी है तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या बोला गया। पहली कंडीशन बोलती है when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved। भाई जब हम ये चीज शो करते हैं कि जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसी पर्सन के पोजीशन के अंदर है जिस पर्सन के अगेंस्ट हमें वो डॉक्यूमेंट शो करना है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे केस है नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत सिंह कौर AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि भाई एक टेनेंट था, टेनेंट ने कोई केस डाला और ये एलिगेशन लगाई कि जो ओरिजिनल रिसीप्ट है, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डीड है टेनेंट की, वो टेनेंट के पास ही है, टेनेंसी की। तो जो ट्रायल कोर्ट था उसने क्या किया, उसने वो उसकी बात एक्सेप्ट ही नहीं करी और बिना उसकी एक्सेप्टेंस के उसने अपना डिसीजन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इम्प्रॉपर बोला कि आपने टेनेंट को और सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं दिया।
तो इस बात को इम्प्रॉपर बोला गया इस सेक्शन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेकेंडरी एविडेंस इस जगह पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यहीं पे पहले पार्ट के अंदर ये बात और बोलता है कि ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि भाई जब क्या बोल रहे हैं कि या तो वो उसके आउट ऑफ रीच है या फिर उसके ऊपर प्रोसेस ऑफ कोर्ट अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास किसी ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के कागज है या कोई विल है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो इंडिया के अंदर ही नहीं रह रहा। मान लीजिए कि वो इंग्लैंड में रह रहा है। अब इंग्लैंड के ऊपर तो हमारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, या फिर वो मान लीजिए जर्मनी में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, तो वहां पे हमारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो अब उसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अब कोर्ट की रीच तो है नहीं कि वो डॉक्यूमेंट वहां से मंगाया जाए या फिर किसी भी तरीके से लिया जाए उससे, तो वहां पे भी हम सेकेंडरी एविडेंस लगा सकते हैं। एक बात ये होगी। फिर ये बोलता है कि ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। अब यहां पे बोलता है कि कोई व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को लीगली बाउंड हो प्रोड्यूस करने के लिए, और उसको सेक्शन 66 के हिसाब से नोटिस भेजा गया हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट तेरे पास है, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, और वो पर्सन उसको प्रोड्यूस नहीं करता, तो वहां पे भी जो है सेकेंडरी एविडेंस लाए जा सकते हैं। अब वो जो पर्सन जो बोल रहा है एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, अब ये दो तरीके से हो सकता है कि भाई एक पर्सन जिसको भाई बोला गया लिया और वो लीगली बाउंड था उससे, और एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि भाई जिसको बोला गया लेकिन उसके पास स्पेशल प्रिविलेज थी कि वो कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करे। तो इन दोनों ही जगह पे सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं वो माने जाते हैं कि उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये तीन बातें बोली गई कि भाई उसके कब्जे में है, जैसे टेनेंट वाला एग्जांपल दिया मैंने। दूसरा कि कोर्ट के रीच से बाहर है, कि वहां पे कोर्ट एप्लीकेबल ही नहीं होते, वहां पे कोर्ट फोर्स में ही नहीं है हमारे जो लॉज है। और तीसरा कि उसको नोटिस भेज दिया उसके बावजूद भी वो प्रोड्यूस नहीं करा। तो इन तीनों ही जगह पे आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, एग्जिस्टेंस को या फिर कंडीशन को प्रूव करने के लिए। ये पहली चीज होगी। यहीं पे जब आप सेक्शन को नीचे पढ़ोगे, अगर अभी आप डायरेक्ट खोल के बैठिए तो सबसे नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन केस ए सी एंड डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। तो यहाँ पे किसी मतलब ये जो एक केस है इस जगह पे क्या है कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दे दो वो एडमिसिबल होगा ए सी और डी में। तो अभी जब सी आएगा तो वहां पे भी यही बात एप्लीकेबल होगी, डी में भी होगी, वो दोनों देखेंगे। उसके अलावा बी के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। अब जो हम बी पार्ट पढ़ेंगे वहां पे क्या हमें रिटन के अंदर एडमिशन चाहिए। अब किस चीज का एडमिशन चाहिए होगा, जब when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। कि भाई कोई बात दूसरे व्यक्ति ने रिटन के अंदर एडमिट कर ली किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो फिर वहां पे आप सेकेंडरी चीज लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल लेके आने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने आपके अगेंस्ट केस कर रखा है और मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया, आपने उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या एग्जिस्टेंस को या कंडीशन को रिटन में एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है, तो फिर वहां पे मेरा जो सेकेंडरी एविडेंस मैं लेके आया था वो माना जाएगा। वहां पे मुझे ओरिजिनल लेके आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको आपने एडमिट कर लिया। तो यही बात सेकंड के अंदर बोली गई है और यहाँ पे वो रिटन के अंदर एडमिशन देना जरूरी है। ए के अंदर तो आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस ले आए मान लिया जाएगा, एडमिट हो जाएगा, लेकिन बी जो है जहां पे हम जो व्यक्ति एडमिट कर रहा है उसको ये जरूरी है कि वो उसको रिटन के अंदर एडमिट करे। ठीक है। अब सी और डी के अंदर भी कोई भी सेकेंडरी एविडेंस ले आइए माना जाएगा। अब सी के अंदर क्या बोलते हैं, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट और when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time। कि भाई जो व्यक्ति था उसके पास से वो डॉक्यूमेंट जो है वो खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या इस तरीके की कोई चीज हो गई या फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा उसको, तो फिर वहां पे भी सेकेंडरी एविडेंस लेके आए जा सकते हैं। मतलब कि जैसे इसके अंदर एक केस है श्रीमती शोभा रानी वर्सेस रवि कुमार एंड अदर्स का। तो इसके अंदर क्या बोला था, द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वाज प्रूव्ड फ्रॉम फैक्ट मेंशन इन प्लेंट एंड रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट ऑर्डर अलाउइंग प्लेंटिफ टू लीड सेकेंडरी एविडेंस प्रॉपर, इट मस्ट बी डन इन माइंड द वर्ड लॉस्ट। अब यहाँ पे इसने ये भी बताया कि जो वर्ड लॉस्ट है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे वर्ड लॉस्ट जो है इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो फट गया या फिर उसको उसके ऊपर कीड़े लग गए या फिर उसको चूहे ने खा लिया, इस तरीके की चीज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर भी एक केस है KM चंदन एंड अदर्स वर्सेस लंगाबाई एंड अदर्स। इसके अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो विल थी
इफ इट इज प्रूव दैट विल वाज ईटन बाय माउस सेकेंडरी एविडेंस वाज एडमिसिबल, कि अगर ये चीज प्रूव कर दी जाए कि जो ओरिजिनल विल है उसको माउस ने खा लिया तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस प्रूव किए जा सकते हैं। अभी हम की कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो गया, इसके लिए दो मतलब प्रूफ ऑफ लॉस और सर्च होना जरूरी है, कि मतलब कि मेरे को ये प्रूफ करना जरूरी है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट जो लॉस हो गया, और मुझे ये भी दिखाना जरूरी है कि भाई मेरे पास से वो लॉस हो गया तो मैंने उसका सर्च किया, मैंने उसको ढूंढने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। प्रूफ ऑफ लॉस कैसे होगा, हम किसी तीसरे व्यक्ति को ले आएंगे, वो बता देगा कि हाँ जी पिछले 5 साल से डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लॉस हो गया। अब सर्च मतलब मैंने अपने सारे एंडिवियर किए हैं, मतलब मैंने अपने सारे प्रयत्न किए हैं कि वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, जितने भी तरीके थे, मैंने सब तरीके अपना लिए, उससे मुझे वो नहीं मिला। ये बात कौन से केस में बोली गई, बोबला सुरामा वर्सेस पेडा रेड्डी AIR 1959 के केस के अंदर बोली गई। तो मुझे प्रूफ ऑफ लॉस भी लेके आना है और मुझे ये भी दिखाना है कि मैंने अपने सारे मीन्स को यूज किया उसको सर्च करने के लिए। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके से लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या उस पर आग लग जाए, या इस तरीके की कोई चीज हो, तो वहां पे भी सेकेंडरी एविडेंस लेके आया जा सकता है। उसके बाद बोलता है व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच नेचर एज नॉट टू बी इजिली मूवेबल। वो इस तरीके की चीज है जिसको इजिली मूव नहीं कर सकते, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो गया, कोई वॉल हो गया, अब आप कोर्ट में उठा के तो लेके नहीं जा सकते उस वॉल को, या किसी मॉन्यूमेंट को उठा के नहीं लेके जा सकते। तो इस तरीके की चीजें, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर एग्जांपल आता है कि भाई ए ने बी के ऊपर एक लैंड के लिए केस डाला कि ए बोलता है ये लैंड मेरी है, बी बोलता है नहीं ये लैंड मेरी है। उनके पास कोई कागज नहीं था, लेकिन बी बोलता है मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है, इसका मेरे पास ये प्रूफ है कि इसके अंदर एक कुआं बना हुआ है, उस कुएं के ऊपर मेरे एंसेस्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो उस पत्थर के ऊपर नाम लिखे हुए हैं उस कुएं के अंदर, उसको कोर्ट में लेके जाना बहुत मुश्किल है, उससे तो फिर चीज ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को भेज सकता है जो उसको जाके देखे या उसकी फोटो खींच ले और वो कोर्ट के अंदर लाके प्रोड्यूस कर दे। तो यहाँ पे इस तरीके के सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होंगे। उसके बाद when the original is a public document within the meaning of section 74, जब हम सेक्शन 74 पढ़ते हैं उसके अंदर एक बताया गया है, लिस्ट दी गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उनकी अगर सर्टिफाइड कॉपी ले आई जाए तो वो एडमिसिबल होते हैं। जैसे ये ई पार्ट है, ई पार्ट के लिए नीचे लिखे तो क्या बोलते हैं, इन केस ई और एफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। तो यहाँ पे मैं सर्टिफाइड कॉपी ही लानी पड़ेगी, अदरवाइज वो एडमिसिबल नहीं होगा। जैसे किसी के पास मॉर्गेज का केस चलता है, तो मॉर्गेज के अंदर या मॉर्गेज या फिर जैसे किसी और चीज के अंदर जहां पे कोर्ट मतलब जहां पे रजिस्ट्रार के पास वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो वहां पे अगर वो ओरिजिनल नहीं लेके आ पा रहा, तो वहां से अगर वो सर्टिफाइड कॉपी ले आता है तो वो मान लिया जाएगा उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की। ऐसे when the original is a document of which a certified copy is permitted by this act or by any other law for the force to be given in evidence। यहाँ तो सीधा ही बोल रहा है कि किसी भी तरीके का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है परमिटेड है इस लॉ के द्वारा कहीं पे भी, तो उसके लिए भी जो सेकेंडरी एविडेंस है वो लेके आया जा सकता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आई जा सकती है। और वहीं आखिरी बात बोलते हैं when the original consists of numerous accounts or other document which cannot be conveniently be examined in court and the fact to be proved is an original result of the whole collection। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है, मतलब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इतने सारे, जिसको कोर्ट में लेके आना, उनको पढ़ना कोर्ट के द्वारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोर्ट उसके लिए क्या करती है, एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है जो उसको एग्जामिन करता है और उसकी जो भी जनरल रिपोर्ट होती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई, तो उस तरीके से उसके सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल होते हैं। इन केस जी एविडेंस मे बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड दैट, कि जिस भी व्यक्ति ने उसको एग्जामिन किया उसकी जो रिपोर्ट